नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। सुविधाजनक राजनीति का नया अध्याय। नीतीश के पुनः पाला बदलने का एक कारण यह भी है कि उनके मन में मोदी के मुकाबले कथित सेकुलर खेमे का राष्ट्रीय चेहरा बनने की छटपटाहट बनी हुई है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर पाला बदल लिया। इसकी तरह तरह से व्याख्या की जा रही है। ऐसे माहौल में यदि कोई सर्वेक्षण करा लिया जाए तो संभव है कि अधिकांश लोग नीतीश कुमार के भाजपा से अलग होने से सहमत न हो। जो भी हो, यह शायद ही कोई माने कि नीतीश के 2024 लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर मोदी विरोधी सर्वसम्मत चेहरा बनने के साथ ही भाजपा का ग्राफ गिरने की शुरुआत हो गई है। निसंदेह इससे भाजपा की चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि लंबे समय से गठबंधन के कारण बिहार में भाजपा का कोई कद्दावर नेता नहीं उभर सका है। भाजपा ने बिहार में कई अन्य राज्यों की तरह स्वयं को अकेले बड़ी शक्ति बनाने का वैसा उपक्रम नहीं किया जैसा उसे करना चाहिए था। नीतीश के पाला बदलने के खतरे को भांपते हुए भी भाजपा ने आवश्यक कदम नहीं उठाए। नीतीश कुमार ने 2015 में भी राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और सरकार बनाई। 2 वर्ष से कम में ही उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। गठबंधन बनाए रखने और तोड़ने के रिकॉर्ड का सेहरा नीतीश के सिर ही सजा है। इस मामले में वे भारतीय राजनीति में पहले नेता हैं जो गठबंधन बनाते हैं और तोड़ते हैं और फिर मुख्यमंत्री बने रहते हैं। प्रश्न है कि बिहार के घटनाक्रम को मोदी और भाजपा के पतन की आधारशिला मानने वाले इस सिद्धांत विहीन स्थिति को किस रूप में लेते हैं। राजनीति में न कोई स्थायी मित्र होता है और न ही स्थायी शत्रु। इसे भारतीय राजनीति में अगर किसी नेता ने सर्वाधिक चरितार्थ किया है तो वह नीतीश ही है। उन्होंने एक ऐसा चक्र बनाया है जिसमें वही सत्ता के शीर्ष पर स्थायी भाव से बने रहे। बस उनके अहम की तुष्टि होती रहे। क्या ऐसे व्यक्ति को बिहार और भारत की जनता भविष्य में भी अपनी नेता के रूप में स्वीकार कर सकती है? निष्पक्षता से विचार करें तो ऐसा कोई कारण नहीं दिखेगा जिससे गठबंधन तोड़ने का फैसला तार्किक लगे। जो तर्क जदयू के नेता दे रहे हैं उनमें कोई गहराई नहीं दिखती। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि आरसीपी सिंह के जरिए पार्टी को तोड़ने के लिए चिराग पासवान मॉडल काम कर रहा था। लल्लन सिंह यहां तक कह गए कि आरसीपी कैसे केंद्रीय मंत्री बने। ये बात तो वही बताएंगे। क्या बगैर नीतीश कुमार की सहमति के प्रधानमंत्री ने आरसीपी को मंत्रिमंडल में स्थान दिया? जाहिर है कि ये सब बहानेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। भाजपा से फिर अलगाव का नीतीश कुमार का फैसला उनकी राजनीतिक समझ पर तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता ही है। उनके निजी व्यक्तित्व का भी विश्लेषण करने की आवश्यकता भी रेखांकित करता है। जदयू खेमा आज चिराग पासवान मॉडल का आरोप उछाल रहा है, लेकिन इसे अनदेखा कर रहा है कि भाजपा ने नीतीश की भावना को महत्व देते हुए ही चिराग की जगह पशुपति कुमार पारस के गुट को राजग में भाग बनाया। भाजपा से नाता तोड़ने की एक वजह नीतीश की यह भी बताई कि भगवा पार्टी द्वारा समाज में विवाद पैदा करने की जो कोशिश हो रही थी वह उन्हें अच्छी नहीं लगी थी। अतीत की बात करें तो 2010 से ही नीतीश कुमार ने मोदी के विरुद्ध कड़े बयान देने शुरू कर दिए थे। पटना में उन्होंने भाजपा कार्यकारिणी की बैठक के लिए आयोजित भोज को भी रद्द कर दिया था और मोदी को पीएम पद का प्रत्याशी बनाने के बाद राजग ही छोड़ दिया था। इस तरह उन्होंने स्वयं को सेकुलर खेमे के सबसे बड़े झंडर बरदार के रूप में पेश किया। इसी पर मोहित हुए स्वयंभू सेकुलर
इकोसिस्टम ने उन्हें प्रधानमंत्री मटेरियल कहना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि मोदी के विरुद्ध आक्रामक रुख अख्तियार किया तो वह विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे बन जाएंगे। हालांकि यह वास्तविकता से कोसों दूर है। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि नीतीश के अंतर्मन में मोदी के समानांतर कथित सेकुलर खेमे का राष्ट्रीय चेहरा बनने की छटपटाहट बनी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा भी है कि देश आपका इंतजार कर रहा है। जहां तक राष्ट्रीय विकल्प की बात है तो खुद बिहार ने ही नीतीश कुमार को तब खारिज कर दिया था जब 2014 के लोकसभा चुनाव में जदयू के खाते में महज 2 सीटें आई थी। इसी के बाद नीतीश ने मुख्यमंत्री पद छोड़ जीतन राम मांझी को बागडोर सौंप दी थी। इसके बावजूद उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा और फिर वही गलती दोहराई। ये ध्यान रहे कि जो व्यक्ति स्वयं को अपनी वास्तविक क्षमताओं से कई गुना बड़ा मानने लगता है और ये मान बैठता है कि उसके विचार एवं व्यवहार अन्य से श्रेष्ठ है, वह सदैव अहंग और असुरक्षा बोध से ग्रस्त रहता है। जरा बिहार की दृष्टि से सोचिए, आज तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद एक बड़ी शक्ति है, किंतु लोगों ने 15 वर्ष के कुशासन से मुक्ति के लिए मतों के माध्यम से क्रांति की थी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजद लगातार 5 चुनाव में पराजित हुआ। 2020 में जदयू की कम सीटें आई तो नीतीश कुमार को विचार करना चाहिए कि जनता उन्हें क्यों पहले की तरह पसंद नहीं कर रही। वो चाह विधानसभा उपचुनाव में बड़े तबके के मुख्यतः नीतीश कुमार की शैली और उनका अनुसरण करने वाले भाजपा नेताओं के विरुद्ध विद्रोह करके राजग उम्मीदवार को पराजित किया। इसका संकेत उन्हें समझना चाहिए था। नीतीश और जदयू के नेता इस कटु यथार्थ को मानने को तैयार नहीं कि लोगों का उनसे मोह भंग होना काफी पहले से आरंभ हो चुका है। आज तेजस्वी के नेतृत्व में राजद का जनाधार नीतीश से कहीं ज्यादा बना हुआ है। नीतीश ने तेजस्वी यादव के साथ पत्रकारों से बातचीत में कहा कि समाज में विवाद पैदा करने की जो कोशिश हो रही थी यह मुझे अच्छा नहीं लगा था। याद रहे, जिहादी तत्वों के विस्तार की आवाज उठाना समाज को बांटना नहीं होता। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बिहार में पीएफआई के बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। इसके बावजूद वह यह मानने को तैयार नहीं कि बिहार जिहादी आतंकियों के रडार पर है। क्या बिहार की जनता इस खतरे को नहीं समझती? उसे पता है कि ऐसे खतरे से मुक्ति दिलाने का सोच जदयू या राजद के पास नहीं है। देश का माहौल ऐसा है जिसमें यह बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। नीतीश और उनके पाला बदल से उत्साहित लोग इसे समझे तो पता चलेगा कि बिहार और देश की राजनीति की दिशा क्या होगी। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।